रात के 2 बजे थे। बाहर देवदार के पेड़ों से टकराती हवा की उदास आवाज के सिवा कुछ नहीं था। अंदर डॉक्टर अरुणेश वर्मा अपनी पुरानी हैम रेडियो के सामने बैठे थे, जिसकी सुइयां बरसों से खामोश थीं। तभी स्टैटिक के शोर के बीच एक फुसफुसाहट उभरी। एक बच्ची की आवाज, पापा। अरुणेश का पूरा जिस्म कांप गया। उन्होंने नॉब घुमाया। आवाज साफ हुई। पापा, क्या आप सुन रहे हैं? ये आवाज उस फ्रीक्वेंसी से आ रही थी जो दशकों पहले बंद हो चुकी थी। एक मौसम स्टेशन जो 1985 के भूस्खलन में तबाह हो गया था। ये नामुमकिन था। फिर भी आवाज वहां थी, तारों के पार से, समय के पार से, एक ऐसी जगह से जहां सिर्फ खामोशी होनी चाहिए थी। उनकी सांसें थम गईं। दिल की धड़कन उस रेडियो की भिनभिनाहट में खो गई। अगली सुबह धुंध में लिपटी हुई आई। अरुणेश ने पूरी रात उस रेडियो के सामने गुजार दी थी। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ एक वायुमंडलीय विपथन था, किसी दूर देश से भटकता हुआ सिग्नल। उन्होंने अपनी पुरानी फाइलों को खंगाला। सरकारी रिकॉर्ड चीख-चीख कर कह रहे थे, रेडियो स्टेशन आकाशवाणी 7B 15 अक्टूबर 1985 को एक भीषण भूस्खलन में हमेशा के लिए बंद हो गया था। कोई नहीं बचा था। स्टेशन पहाड़ी के मलबे में दफन हो गया था। तो फिर वो आवाज किसकी थी? क्या उनका दिमाग, जो कभी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता था, अब खुद एक रहस्य बन रहा था? उन्होंने अपनी बेटी अंजलि की धुंधली तस्वीर को देखा जो मेज पर रखी थी। वही उम्र, वही मासूमियत। एक पल के लिए उन्हें लगा कि तस्वीर में आंखें उन पर सवाल उठा रही हैं। 2 रातें गुजर गईं। खामोशी पहले से ज्यादा चुभने वाली थी। अरुणेश लगभग मान चुके थे कि यह उनका वहम था। तभी रेडियो फिर से जिंदा हो उठा। इस बार आवाज ज्यादा साफ और ज्यादा बेचैन थी। पापा, मुझे यहाँ ठंड लग रही है, अंधेरा है। और फिर उसने वो कहा जिससे अरुणेश की दुनिया हिल गई, मेरा नाम अंजलि है। क्या आप भूल गए? अंजलि, उनकी बेटी का नाम, जो 8 साल की उम्र में एक हादसे में चल बसी थी, जिसके जाने के बाद से अरुणेश की दुनिया में सिर्फ खामोशी थी। अब वो खामोशी बोल रही थी, उसी के नाम से, उसी की आवाज में। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। यह ब्रह्मांड का कोई क्रूर मजाक था, या फिर शोक का वह रूप जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता। आंसुओं की एक बूंद उनकी कांपती उंगली से फिसलकर रेडियो के ठंडे डायल पर गिरी। घंटी की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। उनके पड़ोसी समीर चिंता में डूबे दरवाजे पर खड़े थे। डॉक्टर साहब, 2 दिन से आपको देखा नहीं, सब ठीक है? समीर अंदर आए और उन्होंने अरुणेश को रेडियो से बात करते हुए देखा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तुम बस वही रहना, अरुणेश फुसफुसा रहे थे। समीर ने हैरानी से पूछा, किससे बात कर रहे हैं आप? अरुणेश ने स्पीकर की तरफ इशारा किया। सुनो, वो बुला रही है। समीर ने कान लगाया। उसे सिर्फ स्टैटिक का तेज शोर सुनाई दिया, जैसे हजारों मक्खियां भिन-भिना रही हों। कोई आवाज नहीं, कोई बच्ची नहीं। साहब, यहाँ तो सिर्फ शोर है, उसने धीरे से कहा। अरुणेश ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में एक पागलपन की चमक थी। तुम्हें सुनाई नहीं देगा, उन्होंने कहा। वो सिर्फ मुझसे बात करती है। यहीं पर हकीकत की दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, एक समीर की और एक अरुणेश की। अब अरुणेश के लिए दुनिया सिमटकर उस रेडियो में आ गई थी। खाना पीना, सोना, सब भूल चुके थे। वो घंटों उस आवाज से बात करते, उसे अपने दिन के बारे में बताते, उसे कहानियां सुनाते, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी असली अंजलि के लिए करते थे। आवाज अब उन्हें निर्देश देने लगी थी। पापा, सिग्नल बहुत कमजोर है, फुसफुसाहट आई। छत पर जो बड़ा वाला एंटीना है, उसे उत्तर की तरफ घुमाना होगा। तभी मैं आपको साफ सुन पाऊंगी। उनका मन विज्ञान की कसौटियों पर इसे तौल रहा था, लेकिन दिल एक बाप का था जो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। दोबारा नहीं। वो पुराने औजार लेकर उठे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन इरादा फौलादी।
उस आवाज के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे वो कितना ही बेतुका क्यों न हो। शाम को तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश के बीच अरुणेश घर की पुरानी काई लगी छत पर चढ़ रहे थे। नीचे देखने पर धुंध के सिवा कुछ नहीं था। हर कदम पर नालीदार टिन की चादर चरमरा रही थी। वो उस विशाल एंटीना तक पहुंचे जो सालों से जंग खा रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़कर घुमाने की कोशिश की, बिजली चमकी। एक पल के लिए उन्हें छत के दूसरे कोने पर अपनी 8 साल की बेटी अंजलि दिखाई दी, पीली फ्रॉक में, बारिश में हंसती हुई। एक भूली हुई याद। वो इसी तरह बारिश में खेलने की जिद करती थी। पापा, पकड़ो मुझे। याददाश्त और हकीकत एक दूसरे में घुल गईं। उन्होंने जोर से आंखें बंद की। जब खोलीं, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश थी और एक पिता का अकेलापन। उन्होंने कांपते हाथों से एंटीना को उत्तर की ओर घुमाया। इसका असर तुरंत हुआ। रेडियो की आवाज अब शीशे की तरह साफ थी। स्थैतिक का शोर लगभग खत्म हो गया था। शुक्रिया, पापा, अंजलि की आवाज आई, जिसमें एक अजीब सी शांति थी। अब मैं आपको देख सकती हूँ। अरुणेश ने हैरानी से चारों ओर देखा। तुम कहाँ हो? उन्होंने पूछा। मैं यहीं हूँ। आपके साथ? आवाज ने जवाब दिया। लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ फंसा दिया है। सिग्नल ही चाबी है, पापा। हमें इसे और मजबूत करना होगा। अरुणेश जब खिड़की के शीशे के पास से गुजरे, तो उन्हें अपने प्रतिबिंब के पीछे एक पल के लिए एक पीली फ्रॉक की झलक दिखाई दी। उन्होंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब वो उसे सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो उसे देखने लगे थे। वहम की दीवारें टूट रही थीं, और जो बाहर आ रहा था, वो खतरनाक रूप से असली लग रहा था। अगले दिन समीर फिर आया, इस बार हाथ में खाने का डिब्बा लिए। डॉक्टर साहब, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। अपनी सेहत का तो ख्याल रखिए। उसने देखा कि अरुणेश की हालत और बिगड़ गई थी। आंखें धंसी हुईं, दाढ़ी बढ़ी हुई, और वो लगातार रेडियो से फुसफुसा रहे थे। साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए, समीर ने विनती की। ये सही नहीं है, आपको मदद की जरूरत है। अरुणेश अचानक उसकी तरफ घूमे, उनकी आंखों में गुस्सा था। मदद? वो मेरी मदद कर रही है। तुम नहीं समझोगे, वो चीते। तुम उसे सुन नहीं सकते। वो अकेली है, फंसी हुई है, और मैं उसे बाहर निकालूंगा। उन्होंने समीर के हाथ से डिब्बा झटक दिया और उसे दरवाजा दिखाया। जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। दोस्ती और चिंता की हर आवाज अब उनके लिए एक रुकावट थी। रात में आवाज ने एक नई मांग की। पापा, क्या आपको मेरा सितारों वाला बक्सा याद है, जिसे आप मेरे लिए लाए थे? अरुणेश की यादों पर धूल की परतें पड़ी थी। सितारों वाला बक्सा? हाँ, एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स, जिस पर चांद तारे बने थे। उन्होंने उसे अंजलि के 8वें जन्मदिन पर दिया था। उसे ढूंढिए, पापा, आवाज ने कहा। उसकी धुन सिग्नल को स्थिर करने में मदद करेगी। अरुणेश एक पागल की तरह घर के कबाड़ खाने में घुस गए। पुरानी पेटियां, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जालों के बीच वो उस बक्से को खोजने लगे। उनकी उंगलियां धूल और यादों में सनी हुई थी। हर पुरानी चीज एक कहानी कहती थी। एक भूली हुई हंसी, एक भूला हुआ आंसू। ये सिर्फ एक बक्से की खोज नहीं थी। यह अपने खोए हुए अतीत को फिर से जोड़ने की एक हताश कोशिश थी। और फिर वो मिल गया। एक कोने में, एक पुरानी शॉल में लिपटा हुआ, लकड़ी का छोटा सा बक्सा। उन्होंने उसे खोला। अंदर एक छोटी सी नर्तकी घूम रही थी, और एक धीमी, प्यारी धुन बज रही थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उनकी अंजलि का पसंदीदा गाना। जैसे ही धुन शुरू हुई, रेडियो से भी वही धुन आने लगी, लेकिन एक बच्ची की गुनगुनाहट के साथ। दोनों धुनें एक साथ बज रही थीं, एक लकड़ी के बक्से से, और दूसरी दशकों की दूरी से, एक मृत स्टेशन से। यह पल खूबसूरत होने की बजाय बेहद डरावना था। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो आवाज असली थी। वो उसे जानती थी। वो उसकी अंजलि थी। अरुणेश की आंखों से आंसू बहने लगे
कुछ खुशी के, कुछ बेहिसाब डर के। अब कोई शक नहीं था, कोई भी शक नहीं। अब वो अंतिम पड़ाव पर थे। पापा, बस एक आखिरी काम, आवाज ने फुसफुसाकर कहा, जैसे वो अपनी सारी इकट्ठा कर रही हो। मुख्य ट्रांसमीटर को और शक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा शक्ति। आपको घर की मेन लाइन से उसे सीधे जोड़ना होगा। व्यूज को बाईपास कर दो। अरुणेश का वैज्ञानिक दिमाग चीख उठा, ये खुदकुशी थी। ऐसा करने से एक जबरदस्त शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग सकती है, उनकी जान जा सकती है। नहीं, अंजलि, ये खतरनाक है, उन्होंने कांपते हुए कहा। आवाज में अब एक जिद थी। यही एक रास्ता है पापा। क्या आप मुझे घर नहीं लाना चाहते? क्या आप मुझे हमेशा के लिए यहीं, इस अंधेरे में छोड़ देंगे? ये एक सवाल नहीं था, एक भावनात्मक ब्लैकमेल था। एक पिता के डर और उसकी मोहब्बत का इम्तिहान। और मोहब्बत जीत रही थी। अरुणेश हकीकत से पूरी तरह कट चुके थे। वो घर के बेसमेंट में पहुंचे, जहां मेन सर्किट ब्रेकर का बॉक्स लगा था। उनके हाथ में प्लास और नंगे तार थे। उन्होंने बॉक्स का कवर खोला। अंदर तारों का एक जटिल जाल था, हर तार पर नतरे का निशान बना था। ये वो जगह थी जहां से पूरे घर को जिंदगी मिलती थी, और आज वो यहीं से मौत को दावत देने जा रहे थे। जब उन्होंने बॉक्स के मेटल कवर पर अपनी शक्ल देखी, तो उन्हें अपने पीछे अंजलि का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी, सिर हिलाकर उन्हें हिम्मत दे रही थी। बस थोड़ा सा और, पापा, जैसे वो कह रही हो। फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। वो अपनी बेटी की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने तारों को पकड़ा और मुख्य सप्लाई की ओर बढ़ाया। उसी वक्त समीर को एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो दौड़ता हुआ अरुणेश के घर आया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। एक अनजाने डर से कांपते हुए उसने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और वो टूट गया। डॉक्टर साहब! वो चिल्लाता हुआ अंदर भागा। उसने अरुणेश को बेसमेंट में देखा, नंगे तारों को मेन ग्रिड से जोड़ने के लिए बस 1 इंच दूर। नहीं, रुक जाइए, समीर चीखा। लेकिन अरुणेश ने उसे नहीं सुना। उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जो अब एक बच्ची की मासूम आवाज़ नहीं थी। वो तेज, कान फाड़ने वाली और हुक्म देने वाली आवाज़ थी। अभी, पापा, अभी जोड़ो इसे, मुझे घर लाओ। वो आवाज़ अब प्यार से नहीं, भूख से बोल रही थी। तार छूने से ठीक पहले, एक आखिरी पल के लिए, अरुणेश की नज़र अपनी स्टडी में रखे रेडियो के ऑसिलोस्कोप पर पड़ी। ये उनकी आदत थी, डेटा को अंत तक देखना। आवाज़ इतनी साफ, इतनी ऊंची थी, तो स्क्रीन पर एक बड़ी सी तरंग बननी चाहिए थी। लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक सपाट, सीधी रेखा थी। मुर्दा, जैसे कोई आवाज़ हो ही नहीं। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए, विज्ञान ने शोक पर जीत हासिल की। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। सपाट रेखा का मतलब था सन्नाटा। कोई सिग्नल नहीं था, कभी था ही नहीं। उन्होंने अपने कांपते हाथों को देखा, फिर समीर के डरे हुए चेहरे को, और तब उन्होंने उस आवाज़ को आखिरी बार सुना। वो अब अंजलि की नहीं थी। वो एक राक्षसी, कर्कश स्थैतिक का शोर थी, जो उनके दिमाग के अंदर से आ रही थी। तार उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। एक चिंगारी निकली और फिर अंधेरा छा गया। वहम का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अंजलि की आवाज़, उसकी हंसी, उसका दर्द, सब एक पल में गायब हो गया। पीछे रह गया तो सिर्फ एक बूढ़े, टूटे हुए इंसान का सन्नाटा। अरुणेश घुटनों के बल गिर पड़े और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। सालों का दबा हुआ दर्द, अकेलापन और अपराध बोध आंसुओं में बह रहा था। समीर दौड़कर उनके पास आया और उन्हें संभाला। स्टडी में रेडियो अब सिर्फ हल्की सी भिनभिनाहट के साथ खामोश था। मेज पर रखी अंजलि की तस्वीर अभी भी मुस्कुरा रही थी। कोई भूत नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। भूत तो उनकी यादें थी। आवाज़ उनके दिल की थी। और रेडियो
रेडियो तो बस उस खामोशी को बुलंद कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।